Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग रिवेटेड कनेक्शन में कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लगा लिए थे और कुछ मैंने आप लोगों को दे दिया था लगाने के लिए, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। इस पे हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। फिगर में क्या है, देखिए 6 रिवेट दिख रहे हैं। कितने रिवेट? 6 रिवेट, जो कि 2 प्लेटों से कनेक्ट हैं, ठीक है। और इस पे एक लोड अप्लाई दिख रहा है कि एक लोड लग रहा है, ठीक है, ऊपर से। और ये जो लाइन दिख रही है, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन है। क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। ये लोड नहीं है, ये लोड को दर्शाया जा रहा है इस लाइन को बनाकर, है ना, ठीक है। और ये जो ई दिख रहा है, ये ई क्या है? ई इक्वल टू है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेंटर पे सीजी दिखा दिया है कि ये क्या है? सीजी है। सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इसका सीजी यहाँ पर है। तो अब ये इसेंट्रिकली लोडेड होता क्या है, पहले ये समझ लेंगे, इसके बाद इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। सिंपल सा बता देता हूँ कि कोई भी लोड जो लग रहा है वो रिवेट के ग्रुप के सेंटर से न लग करके थोड़ा आगे या पीछे, ठीक है। आगे पीछे का मतलब जैसे यहाँ से दूर लग रहा है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी ये सेंटर से नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या है? इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। अगर सेंटर में होता तो इसेंट्रिसिटी नहीं होता, ठीक है, इसेंट्रिकल नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा। तो ये कौन सा जॉइंट है? रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। हम लोग कौन सा जॉइंट कर रहे हैं? रिवेटेड जॉइंट इज सेड टू बी, यानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सेड टू बी इसेंट्रिकली लोडेड। इसेंट्रिकली लोडेड कह सकते हैं कब? when the line of action, ये लाइन ऑफ एक्शन बता दिया किसका? लोड का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी, कौन सा लोड? अप्लाइड लोड, यानी लगाया हुआ भार। अप्लाइड लोड डज नॉट, क्या हो भाई? पास ना हो ना, डज नॉट पास थ्रू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी, कौन सा ग्रुप है भैया? ये रिवेटों का ग्रुप है ना। तो रिवेट्स या रिवेट ग्रुप एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने फिगर में फिगर में दिखा दिया है। तो देखिए ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा इसेंट्रिकली लोडेड का, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन कि रिवेट जॉइंट इसेंट्रिकली लोडेड कब कह सकते हैं? जब उसका लोड का लगाए हुआ भार का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ? सेंटर से पास ना हो, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये हो गया हमारा इसेंट्रिकली के बारे में, इसेंट्रिकली लोडेड के बारे में। अब हम लोग इसेंट्रिसिटी के बारे में भी लिख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी, ई बराबर क्या था? इसेंट्रिसिटी था ना। तो ये क्या है? देखिए हम लोगों को डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से और ये लोड के बीच का एक डिस्टेंस है। और कैसा डिस्टेंस है ये आप इस डेफिनेशन में देख लीजिए कि इट इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से भैया? फ्रॉम दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यही चीज मैं बता रहा हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी, ग्रेविटी ऑफ रिवेट ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज है। और भी इसको लिख सकते हैं टू द लाइन ऑफ एक्शन of the load
ऑफ द लोड एज शोन इन फिगर, जैसा कि दिखाया गया है। और फिगर में क्या दिखाया गया है, लेटर ई से ना, एज शोन बाय द लेटर ई। तो ये चीज है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। सिंपल सा है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें सेंट्रिसिटी में, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो जब लोड हमारे सेंट्रिकली लगेगा तब क्या होगा भाई, लोड अभी सेंटर पे लग रहा था तो बहुत आसान था, लेकिन जब लोड हमारा सेंटर पे ना लग के थोड़ा आगे पीछे लगेगा तो कुछ तो परिवर्तन आएगा स्ट्रेस वगैरह में। हाँ जरूर आएगा। तो कब आएगा परिवर्तन, कैसे आएगा, तो उसके लिए जो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसमें 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो वो कैसी कैसी कंडीशन बनेगी, चलिए आते हैं आगे देखते हैं, है ना। उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो कंडीशन बनेगी रिविट पे, तो पहला नंबर फोर्स ऑन रिविट, आर है रिविट, एक सेकेंड, रिविट, फोर्स ऑन ए रिविट। तो हम रिविट की बात कर रहे हैं, इस पर क्या फोर्स बनेगा, तो जो सबसे फर्स्ट बनेगा वो किसके वजह से बनेगा, ये देख लेंगे, डायग्राम के हिसाब से भी देख लेंगे। ड्यू टू एक्सियल लोड। अब ये क्या है भाई, ड्यू टू एक्सियल लोड यानी डब्ल्यू, ये क्या है देखिए, आपके ऊपर एक लोड आ रहा है जो है डब्ल्यू, यही है आपका क्या एक्सियल लोड, है ना। तो ये जो एक्सियल लोड आएगा तो रिविट क्या किस लिए लगाया गया है, इस लोड को बियर कर सके ना, तो इस लोड को ऐसा सीधा सीधा बियर करेगा। यानी अगर लोड आपका, एक सेकंड, यहां से ऐसे आ रहा है तो ये रिविट का क्या काम करेगा, ऐसे लोड को बियर कर रहा होगा, है ना, ऐसे बियर कर रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब लोड का एक्शन ये है तो रिएक्शन रिविट ऐसे दे रहा होगा, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन। तो हमारे पास जो पहला है लोड है वो एक्सियल यानी एक्सिस, हमारा एक्सिस क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना ये, तो ये एक्सिस है, तो एक्सिस पे लोड आ रहा है तो अपोजिट रिएक्शन दिया जा रहा है रिविटों के द्वारा। तो क्या बना, एक्सियल लोड बना। तो फोर्स ड्यू टू किसके कारण भाई, ड्यू टू एक्सियल लोड के कारण, जो डब्ल्यू है एक्सियल लोड है, ठीक है, एक्सिस की तरफ। अगर इधर से लग रहा होता तो लेटरल होता, ठीक है। तो ये एक्सियल लोड है, तो एक्सियल लोड के कारण हमारा क्या आ रहा है, जो फोर्स आना चाहिए। तो क्या बनेगा भाई, एफ डब्ल्यू इस कंडीशन में बन जाएगा, आप W बाई एन लिख सकते हैं, या फिर अगर वहां पे लोड आप P लगा रहे हैं तो P बाई एन भी लिख सकते हैं। कुछ लोग P लिखते हैं, कुछ लोग W लिखते हैं, तो दोनों काम कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर F मैंने बता दिया, FW क्या है, रिएक्शन दे रहा है ना, जो W लग रहा है उसका अपोजिट रिएक्शन है। और वहां पर एक रिविट नहीं है, हो सकता 2 रिविट हो, 3 रिविट हो, 4 रिविट हो, 6 हो, है ना। तो जो रिविट बहुत सारे हैं ना, तो नंबर ऑफ रिविट हो जाएगा। तो FW क्या बताया मैंने, FW बता दिया कि ये क्या है, रिएक्शन ऑन ईच रिविट एक्टिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू, नहीं पैरेलल एंड अपोजिट, ठीक है, पैरेलल एंड अपोजिट टू द लोड, कौन सा लोड था, W, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो FW क्या है, रिएक्शन है। आप कुछ याद ना रखिए, बस इतना याद रख लीजिए, ये रिविटों का क्या है, रिएक्शन है, जो भी रिविट्स लगे हुए हैं। और कैसा रिएक्शन है भाई, डायरेक्शन कैसा दिखा रहा है, पैरेलल दिखा रहा है ना रिविट, किसके, तुम्हारे जो लोड लग रहा है, ये जो लोड लग रहा है इसका पैरेलल है ये, ठीक है, ये ऐसा लोड लग रहा है और ये ऐसा जा रहा है, पैरेलल है और अपोजिट है। तो ये कंडीशन बन रही है पैरेलल और अपोजिट की, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो FW हो गया, और यहाँ पर W आपको पता है जो अप्लाइड लोड है। अब N लिख देता हूँ, N क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर, या कह सकते हो, और रिविट्स इन द, एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ रिविट लिख दीजिए इन द रिविट ग्रुप, रिविट ग्रुप, जो भी रिविट का ग्रुप है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिविट। तो एक कंडीशन तो ये बनी, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगी, मूवमेंट के कारण बनेगी। भाई लोड दूर लग रहा है ना सेंटर से, तो लोड
और हमारा थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो जब लोड और डिस्टेंस वर्क करता है तो लोड इंटू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट होता है। तो हमारा फोर्स किसके कारण एक्ट करेगा, एक तो डायरेक्ट एक्सियल लोड के कारण, दूसरा मोमेंट के कारण। तो मोमेंट के कारण भी देख लेते हैं, ड्यू टू मोमेंट। तो सेकंड नंबर बन रहा है हमारा ड्यू टू मोमेंट। मोमेंट यानी आघूर्ण, ठीक है, बता दिया हूँ ये क्या है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं ना। और ये कैसे कैसे एक्ट करेगा, तो जब हम डायग्राम में सॉल्व कर रहे होंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कैसे कैसे एक्ट करेगा, ठीक है, और क्या रहेगा इसका सिस्टम देख लेते हैं। चलिए तो क्या है ये, FM लिख देते हैं इसका नाम, फोर्स ड्यू टू मूवमेंट, और हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो mr/r², ये बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत काम आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास σr² है, एक है mr है, तो ये कैसे कैसे सॉल्व होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो m कैसे सॉल्व होगा और आपका r कैसे आएगा, ये सारा चीज आप देख लेते हैं, ठीक है। तो m जो आएगा वो आएगा आपका लोड इंटू इसेंट्रिसिटी, या आप P इंटू ई भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिखिए, लेकिन कुल मेन मकसद क्या है, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये है मेन मुद्दा। अब आते हैं R के बारे में, ये R क्या चीज़ है, ठीक है, ये कैसे आएगा, और आपका एक है σr, ये कैसे आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको मैं आपको डायग्राम में और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बता दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको स्किप करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बता देता हूँ ये कैसे आएगा। चलिए तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने डायग्राम बना लिया है, देख लीजिए डायग्राम कैसे बना है, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट के क्वेश्चन में आएगा रिपीटेड कनेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम इतना गिवन रहेगा कि यहाँ पर लोड लगा हुआ है, देखिए W लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन, इसेंट्रिसिटी E दिया हुआ है 200 mm, और आपका यहाँ पर थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये आपका पिच दिया हुआ है ना। तो ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, इसको ध्यान से दिमाग में रखेंगे। और ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना, mm। तो ये सॉल्व कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, गिवन डेटा वगैरह आप लिख लीजिएगा, मैं वहाँ से चालू कर रहा हूँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कहाँ से है, फोर्स से। तो फोर्स ऑन दी राइट हैंड टॉप रिवेट, कहाँ पे, राइट हैंड में टॉप रिवेट यानी ऊपर पे, और ये लग रहा है 60। तो इस पर कंडीशन क्या क्या बन रही है, पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ जो सोल्यूशन में बनेगा। कितने रिवेट दिख रही हैं आपको, 6 ना, तो 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 रिवेट हो गए, ठीक है। और CG कहाँ पे था, कुछ यहाँ पर CG था आपका, ठीक है, ये G लिख लीजिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई थी, 50, अभी मैंने दिखाया डायग्राम में, ये 50, तो इधर वाला भी 50, और ये हो जाएगा आपका। तो जो ये आप ये बताइए कि जो ये लोड लग रहा है, तो एक्सियल लोड लग रहा है, तो एक्सियली कौन सपोर्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये रिवेट कर रहा है ना। तो हम लोग को सबसे पहले किस पे भार आएगा, इस रिवेट पे, ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे आएगा, तो हम लोगों का ये यहाँ से ग्रुप बनेगा जो एक्सियली लोड को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सियली लोड के लिए क्या है, रिएक्शन के लिए क्या है, FW ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। अब उसके बाद लोड इनटू डिस्टेंस कवर करेगा, जो मूवमेंट बनेगा वो कुछ ऐसा, ये क्या बनेगा, FM। तो जो आपका लोड एक हुआ एक्सियल लोड का
और एक हुआ आपका मोमेंट का, तो इनके बीच में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हर काम रिजल्टेंट फोर्स से करते हैं, तो कुछ यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा। सपोज ये एफ आर आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, परिणामी बल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये है कनेक्ट कर रही लाइन, ठीक है, इसका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये कुछ थोड़ा बेसिक था जो ये इम्पॉर्टेंट है ना, ऐसा फोर्स को दिखाने के लिए। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब एफ डब्ल्यू क्या है, जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो एफ डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बाई एन। तो आपको डब्ल्यू पता है 60 किलो न्यूटन लग रहा है, और एन कितना है, नंबर ऑफ रिविट 6 है, गिन लीजिए। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया किलो न्यूटन, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा था वो क्या था, किसकी वजह से था, अच्छा ये वाला किसकी वजह से था, ड्यू टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड की वजह से था। अब सेकंड नंबर किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू मोमेंट यानी आघूर्ण की वजह से है। तो इसमें फार्मूला क्या बन रहा था, एफ एम बराबर हो रहा था एम आर अपॉन समेसन आर का स्क्वायर। तो एम कैसे आएगा, एम आता था डब्लू यानी लोड इंटू इसेंट्रिसिटी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस ही बन रहा। आप ध्यान से देखिए कि अगर ये लोड लग रहा है और ये डिस्टेंस है, तो यही तो है आपका मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। तो लोड कितना है 60 का, और इसेंट्रिसिटी कितने की, पहले तो लोड जो लग रहा है इसको आप बदल लीजिए किसमें, न्यूटन में, ठीक है। तो 10⁻³ और आपको पता होना चाहिए 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, ठीक है, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना हो रहा, 200 mm का। तो ये कितना बना, आप मल्टीप्लाई करके कैलसी से देख लीजिएगा, 12 × 10⁶ न्यूटन पर mm बन रहा है, ठीक है, कैलसी से करने पर। तो ये आपका क्या बना है, एफ एम एम आर अपॉन समेसन आर स्क्वायर। अब बचा आर की बारी, ये आर क्या चीज़ है, ठीक है, मैं बोला था आर बताऊंगा मैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये आपका 75 था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 50 है। तो ये वाले को हम कह रहे हैं आर, क्या कह रहे हैं, आर, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कि ये जो फिगर बन रहा कुछ ऐसा बन रहा, ट्रिग्नोमेट्री याद आ गई होगी आपको, ठीक है, क्या परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस लाने के लिए परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को प्लस करके अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का नाम आर रखा गया है। तो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना बन रहा है, 75 का स्क्वायर प्लस बेस 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, सिंपल सा है। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो आपका बना है यहाँ से यहाँ तक, यही है आपका आर। अब आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आर जो बना है ये कितना आ गया है, इसको आप कैलसिस कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, 90.1 mm कैलसिस से करने पर, ठीक है, 90.1 mm। अब आगे बढ़ते हैं समेसन आर स्क्वायर के बारे में, ठीक है, समेसन आर स्क्वायर के बारे में, एक सेकेंड। तो समेसन आर स्क्वायर निकालना है, तो उससे पहले डायग्राम एक बार और देख लीजिए। ये जो डायग्राम था उस डायग्राम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक रिविट ये, एक रिविट ये, और ये ऐसा कुछ। तो ये आर बना आपका। अगर इन दोनों रिविट के बीच में भी एक आख रिविट होता, सपोज यहाँ पर एक रिविट और है, तो जैसे ये R1 हो जाता और ये वाला R2 हो जाता, ठीक है। और ऐसा ये नहीं है, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में, और जिस क्वेश्चन में होगा देख लेंगे। तो जब नहीं है तो हमारे पास सिर्फ R है, यानी R1 कह दो, इसको चाहे सिर्फ R कह लो। तो अब हमारा समेसन आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, समेसन आर स्क्वायर बराबर बन जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर बोलो, चाहे अभी R का स्क्वायर, अगर 2 होता तो दोनों को ले लेते, तो R का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो इसका बेस बनेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 इंटू बेस का स्क्वायर,
अच्छा, बेस कितने का बन रहा है? 50 का, तो 50 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या बना अपने पास? 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर आर का स्क्वायर, आर जो हमारा आ चुका था उसी को लिख लेंगे 90.1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर देंगे 2 इंटू 50 का स्क्वायर, तो ये अपने पास 37,500 mm स्क्वायर आ रहा है। ये समेशन क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को करना क्या है? हम लोगों को निकालना है थीटा। क्यों निकालना है? क्योंकि जब हम लोग एफ आर करते हैं तब थीटा की जरूरत पड़ती है। चल पहले एफ एम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें चलते हैं। तो एफ एम में क्या था फार्मूला अपने पास? वही एम आर अपॉन समेशन आर का स्क्वायर। तो सारे वैल्यू रखने पर इंटू 90.1 ये वैल्यू रखे हमने, तो हमारे पास आ गई 28.83 न्यूटन। ये आ गई एफ एम, मोमेंट की वजह से लोड, ठीक है। अब मैं बोला हमको जब एफ आर निकालना होगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा, तो वो फार्मूले में हमारे पास थीटा की जरूरत पड़ेगी। फिर भी दिखा देता पहले फार्मूला, एफ आर क्या चीज़ है। रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स यानी परिमाणी बल लिख लीजिए, ठीक है, परिमाणी बल। तो ये क्या होता है? एफ आर बराबर, पुराना फार्मूला अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े तो याद होगा आपको, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, FW का स्क्वायर प्लस FM का स्क्वायर प्लस 2FW FM cos थीटा, ये बनेगा आपका, ठीक है। फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, आप चाहे तो वही वाला फार्मूला रख लीजिएगा, नया नया बनाने की जरूरत नहीं है। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब यही वाला थीटा की बात कर रहा हूँ मैं कि ये थीटा कैसे आएगा। तो थीटा कैसे आएगा? तो cos थीटा बराबर होता क्या है? पहले आप उसमें चले जाइए, आप ट्रिग्नोमेट्री में चले जाइए, ये चीज़, तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है और हाइपोटेनियस कितना है? फिर से इस डायग्राम में मैं आऊँगा, आपके पास बेस कितना है और हाइपोटेनियस कितना है। तो चलिए यहाँ देखिए कि यहाँ 50 जो है वो क्या है? बेस है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या? हाइपोटेनियस है। तो ये हमारा आर बना था, ठीक है, आप आर एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर हमारा कितना आया था? 90.1 और ये 50। तो इसी तरह बेस और ये लिख लेते हैं, तो कितना बना? 50/90.1 इक्वल करने पर 0.55। फार्मूले में ये सारे वैल्यू को रखेंगे तो कितना बन जाएगा? एफ आर बराबर अंडर रूट FW का स्क्वायर प्लस FM का स्क्वायर प्लस कितना था? 2FW FM cos थीटा। तो सारी वैल्यू को रख लीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस एक सेकेंड, जो हम लोग शुरू में वैल्यू रखे थे वो थी FW किसमें? किलो न्यूटन में, है ना। तो कितना किलो न्यूटन था? 60 किलो न्यूटन। और यहाँ पर जो FM रख रहे हैं वो भी किलो न्यूटन में ही रहेगा, ठीक है। पहले न्यूटन में था, बाद में किलो न्यूटन में हो गया। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ पर न्यूटन में अभी नहीं है, ये वैल्यू है किलो न्यूटन में, ठीक है। न्यूटन में 10 की पावर 3 के साथ रहेगा, बाद में ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अब सही है। अब ये हो जाएगा 28.83 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 28.83 इंटू 0.555। देखिए कॉस थीटा की पूरी वैल्यू रख दीजिएगा, है ना, यहाँ पे। अब ये रखने पर आपको डायरेक्ट कैल्शियम रख लेंगे तो इतना वैल्यू एफ आर आ गया। क्या आ गया? एफ आर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एफ आर आ गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है इसमें, ये देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी पेपर में सिर्फ इतना ही रहता है, लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा रहता है। इस क्वेश्चन में हमको बोला था कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन रिवेट। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये ध्यान रख लीजिए कि इस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस किस में? रिवेट में।
तो इसमें रिविट का डाया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नॉमिनल डाया बराबर 22 mm। तो ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा, ग्रॉस डाया बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1.5 23.5 mm। एरिया ऑफ रिविट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिविट π/4 d का स्क्वायर, तो पाई इंटू 23.5 का स्क्वायर बटा 4, ये हो जाएगा 434 mm का स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, मैं क्यों एरिया निकलवाया हूँ, क्योंकि आपको स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स, एरिया और स्ट्रेस, ये तीनों का रिलेशन। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन द रिविट कल कितना हो जाएगा, 35,380 43481.5 न्यूटन स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आंसर तो ऐसे आपका आएगा। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, आप उसको घर में लगाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये रहा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सेंट्रिसिटी दिया 200, 120 किलो न्यूटन का लोड लगा है और यहाँ पर 8 रिविट दिख रहे हैं। जब 8 रिविट लगे हुए हैं तो सेंटर जो है ना, रिविट को नहीं काट रहा है, रिविट के बीच में डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, 80 की डिस्टेंस है। 80 की डिस्टेंस यानी रिविट से सेंटर की डिस्टेंस देखें तो 40 की डिस्टेंस है। 80 mm में है। ठीक है, तो CG से लेकर रिविट की ये वाली डिस्टेंस 40 mm की है। यहाँ से यहाँ तक 100 mm है, यानी सेंटर से लेकर रिविट तक की ये एडजेसेंट रिविट की डिस्टेंस 50 mm है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ हिंट दे रहा हूँ सोल्यूशन के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हम लोग यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा इस डायग्राम में कि सेंटर से यहाँ से ये फिगर बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है, ऐसे कुछ बनता है, याद आ गया होगा। ये FW, ठीक है, FM और यहाँ पे FR। ठीक है, FR ये बनता है और यहाँ पे थीटा। तो हम लोग ये वाले को क्या बोलते हैं, RN बोलते हैं, यानी सबसे बड़े वाला रेडियस। ठीक है, सबसे लंबा रेडियस, रिविट की सबसे लंबी दूरी। ठीक है, दूरस्थ दूरी भी कह सकते हो। तो आप यहाँ पे RN बराबर R1 भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये शुरू वाला रिविट है, इस रिविट से लेकर यहाँ CG की डिस्टेंस, ये रिविट से ये R1, और यहाँ पे जब CG से एक लाइन गई है तो उससे ऊपर वाले रिविट ये दिखाई गई है। यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40 की है, और टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, 80 40 120 का। ठीक है, mm का, और ये 40 mm का। तो R1 R2 हो गया ये पूरा चीज़। ठीक है, और ये 50 का बेस हो गया। तब इस हिसाब से RN कैसे निकलेगा, 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, ये 50 और ये 120 मिलके ये RN, और RN बराबर R1 हो जाएगा, जो आएगा रख लीजिएगा। ठीक है, शायद 130 आ रहा है, 130 आ रहा। ठीक है, अब R2 ऐसे निकल जाएगा अंडर रूट, ये जो आपकी वैल्यू आई है छोटे वाले की, आप देखेंगे ना, तो ये 40 है, ये 50 है, तो 50 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर, और ये R2 बन जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा कुछ नहीं है। समेसन R स्क्वायर कैसे बनेगा, 4 इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2, मैंने बताया था जितना R आ जाएगा उतने का स्क्वायर करते जाना। 4 इंटू R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, ये रख लेंगे। अगर इसको कुछ और बढ़ाना है तो 2 प्लस करके आप 2 इंटू बेस का स्क्वायर कर लीजिएगा, नहीं तो इतना भी काम कर जाएगा आपका। तो ये रहा, थोड़ा सा हिंट मैं दे दिया हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। आप लगाइएगा, अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया है, नहीं बन रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।